हेलो बच्चों। तो देखिए आज मैं फिजिक्स क्लास 11 सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा समतल में गति। ठीक है, तो चलिए समतल में गति पढ़ने से पहले हम एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति को समझते हैं। तो एक विमीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में अर्थात एक सीधी रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, वस्तु या तो सिर्फ एक्स अक्ष में गति करे या सिर्फ वाई अक्ष में गति करे या सिर्फ जेड अक्ष में गति करे, एक सीधी रेखा में गति करे तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को यदि हम ऊंचाई से गिराते हैं तो वो एक सीधी रेखा में गति करती है, तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहेंगे। यदि कोई सीधी सड़क पर गति कर रहा है तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहेंगे। ठीक, तो वस्तु यदि एक सीधी रेखा में गति करती है, एक ऋजुरेखीय रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। फिर आता है द्विविमीय गति। तो जब कोई वस्तु समतल में गति करती है, समतल में गति करने का मतलब है कि वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर गति करती है। जैसे हम बोर्ड पर लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? समतल में लिखते हैं। तो जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति या समतलीय गति भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मोड़ पर जब वाहन चलते हैं तो वाहनों की गति को द्विविमीय गति या समतलीय गति कहते हैं। तो मोड़ पर वाहनों की गति अर्थात समतलीय गति। ठीक है, तीसरा आता है त्रिविमीय गति। तो जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, आकाश में गति करने का मतलब है वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों पर गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षियों की गति, वायुयान की गति, जल के अंदर मछली की गति, क्योंकि जल के अंदर मछली भी एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में गति कर सकती है, तो जल के अंदर मछली की गति को भी त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति के बारे में आप समझ के क्या होती हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है द्विविमीय गति अर्थात समतलीय गति। ठीक है, तो समतलीय गति की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है, समतल में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति या समतलीय गति कहते हैं। समतलीय गति कहते हैं। जैसे मोड़ पर वाहनों की गति, मोड़ पर वाहनों की गति। ठीक, वृत्तीय मार्ग में वस्तु की गति, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, नाविक में इलेक्ट्रॉनों की गति। ठीक है, ये सभी द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। बिलियर्ड्स बॉल की गति, ये सभी द्विविमीय या समतलीय गति के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति। ये हमारे टॉपिक का नाम है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो देखिए प्रक्षेप्य गति क्या होती है। ये होता है हमारा एक्स डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज, और ये हमारा वाई डायरेक्शन जिसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो जब कोई वस्तु ना तो क्षैतिज में गति करे और ना ही ऊर्ध्वाधर में, इन दोनों के बीच में गति करती है तो उस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि जब किसी वस्तु को ना तो हम ऊर्ध्वाधर में फेंक रहे हैं ना ही क्षैतिज में फेंक रहे हैं, दोनों के बीच में फेंक रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों डायरेक्शन से भिन्न डायरेक्शन में फेंक रहे हैं।
तो जैसे ही हम फेंके, जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को हमने ऊपर न फेंके, थोड़ा सा तिरछा फेंका, तो पत्थर ऐसे जाएगा और ऐसे गति करता हुआ जमीन के किसी स्थान पर आके गिर जाता है। तो हम एक बल लगाते हैं, बल के कारण पत्थर ऊपर गया, जैसे ही वो हमारे हाथ से निकल जाता है, उस पर जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो उस पर नीचे की तरफ बल लगाता है, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण वो मुड़कर नीचे आ जाता है। यानी कि जब किसी वस्तु को हम यहाँ से फेंकें, किसी वेग से फेंकेंगे, तो वस्तु ऐसे जाएगी और यहाँ पर जाके गिर जाएगी। तो वस्तु पर नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। वो गुरुत्वीय त्वरण क्या कर रहा है? इसको नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जा गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको समझ में आ गई होगी। वैसे प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जा गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो प्रक्षेप्य गति की जो हो जाती है डेफिनेशन, कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जा गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सिद्ध करो प्रक्षेपित कण का मार्ग परवलयाकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो प्रक्षेपित कण का मार्ग परवलयाकार होता है। यानी कुछ इस प्रकार से, सिद्ध करो प्रक्षेपित मतलब फेंके गए, प्रक्षेपित कण यानी वस्तु, प्रक्षेपित कण का मार्ग परवलयाकार होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको सिद्ध करते हैं। वो एक चित्र बनाएंगे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। मान लीजिएगा कि किसी कण को या किसी वस्तु को हमने यहां से फेंका क्षैतिज से थीटा कोण पर। कितने कोण पर? क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका? थीटा कोण पर। कितने वेग से? यू वेग से। ठीक है, तो जो वेग है, जो प्रारंभ में कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। वेग कैसी राशि होता है? सदिश राशि। तो जब कोई सदिश राशि ना तो क्षैतिज में कार्य करती ना ही ऊर्ध्वाधर में, तो उसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित करते हैं। मैंने आपको सदिश में जो बताया था, एफ के बारे में बताया था कि जब कोई बल ना तो क्षैतिज में कार्य कर रहा ना ऊर्ध्वाधर में, तो उसको दो घटकों में तोड़ देते थे। एक घटक होता था कॉस में और एक होता था साइन में। जिससे कोण बनाते हैं उसको कॉस में लेते हैं, तो यू के दो घटक हो जाएंगे, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा।
जिस भुजा से कोण बनाता है उसको कॉस में लेते हैं। तो कॉस देखिए इससे बना रहा है तो इधर हो जाएगा यू कॉस थीटा और इधर हो जाएगा जी यू साइन थीटा। ठीक है जी, एक्स अक्ष है इसलिए एक्स अक्ष का जो वेग है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और जी वाई अक्ष है तो यू वाई बराबर यू साइन थीटा। जी एक्स और वाई सफिक्स में लिख दिया मैंने, इसका मतलब एक्स अक्ष पर वेग, इसका मतलब वाई अक्ष पर वेग। देखिए वस्तु को जब यहाँ से फेंकेंगे तो प्रारंभ में जे इसका मूल बिंदु है, प्रारंभ में इसका वेग कितना रहा होगा, जीरो ही रहा होगा। सॉरी वेग इसका जीरो नहीं, किसी वेग से ही फेंका यू वेग से। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे इसका वेग कम होने लगेगा और एक स्थिति ऐसी जाएगी कि यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब इसको यहाँ से हम फेंकेंगे यू वेग से तो इसके वेग में धीरे धीरे कमी होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी यहाँ पर इसका बाय डायरेक्शन का जो वेग है ऊपर जाने वाला वो शून्य हो जाएगा। जैसे ही शून्य होगा जी नीचे की तरफ गिरने लगेगा। समझ गए ना। तो जी जो वस्तु है जहाँ पी बिंदु पर जब पहुँच जाएगी तो यहाँ पर एक सेकंड के लिए, एक सेकंड मतलब एक क्षण के लिए इसका वेग शून्य होगा। ठीक है, जैसे ही शून्य होगा वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा। क्लियर। चलिए दूसरी बात, जब वो यहाँ पर पहुँच जाता है तो देखिए उसने एक्स अक्ष पर कितनी दूरी तय कर ली, इतनी दूरी जी एक्स अक्ष पर तय कर ली। वाई अक्ष पर कितनी दूरी कवर की है उसने, जी वाई अक्ष पर दूरी उसने तय कर ली। ठीक है, यानी ऊंचाई प्राप्त कर ली तो जी इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली और एक्स अक्ष पर उसने इतनी दूरी कवर। तो इसको मैं एक्स कॉमा वाई लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी एक्स और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, वाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कुछ समय लगा होगा, मैं समझता हूँ इसको टी समय लगा है, स्मॉल टी। ठीक है यहाँ तक। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, माना किसी वस्तु को या किसी कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर स्मॉल यू वेग से प्रक्षेपित किया गया है, मतलब फेंका गया है। स्मॉल टी समय बाद कण उच्चतम बिंदु पी पर पहुंच जाता है। टी समय बाद यहां से जो कहां पर पहुंच गया, पी पर पहुंच गया। तो इसी बात को हमें लिखना है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, माना कण वो आया हो तो कण लिख देना, वस्तु आया तो वस्तु लिखना। माना किसी कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर स्मॉल यू वेग से प्रक्षेपित किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। स्मॉल टी समय पश्चात कण उच्चतम बिंदु P पर पहुंच जाता है, उच्चतम बिंदु P पर पहुंच जाता है। तब देखिए प्रारंभ में तो वो यहीं पर है, T समय बाद कहां पर पहुंच गया, यहां पर। तो प्रारंभ में ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है O। प्रारंभ में एक्स अक्ष पर उसने कितनी दूरी तय की है, 0, और वाई अक्ष पर भी तय की गई दूरी 0 है। टी समय बाद, जब टी समय बाद यहाँ पर पहुंच जाता है तो एक्स अक्ष पर उसने इतनी दूरी तय कर ली, जब मैंने एक्स मान ली, और वाई अक्ष पर उसने इतनी दूरी तय कर ली, इसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, प्रारंभ में कण की एक्स अक्ष पर स्थिति एक्स अक्ष पर स्थिति, इसको लिखना x0 बराबर 0। ये ब्रैकेट में समय लिखा है। प्रारंभ में जब उसको वस्तु को फेंका ही नहीं है अभी, तो उसने कितना समय लिया, 0, और 0 समय लिया, यानी वस्तु अभी कहां पर है, मूल बिंदु पर ही है। तो एक्स अक्ष पर उसने कितनी दूरी तय की है, 0। प्रारंभ में कण की वाई अक्ष पर स्थिति, ये लाइन टू लाइन लिखना, स्थिति y0 बराबर 0, अभी मूल बिंदु पे ही है। अब t समय बाद कहां पर पहुंच जाती है, p बिंदु पर। तो देखिए t समय पश्चात कण की x अक्ष पर स्थिति
एक्स टी बराबर एक्स। जब ब्रैकेट में समय लिखा है कि टी समय पश्चात एक्स अक्ष पर वस्तु ने कितनी दूरी कवर कर ली है, एक्स। ऐसे टी समय पश्चात कण की बाय अक्ष पर स्थिति, बाय अक्ष पर स्थिति क्या हो जाएगा, बाय टी बराबर बाय, ठीक है। टी समय बाद बाय अक्ष पर स्थिति कितनी हो गई, बाय। टी समय बाद उसने बाय अक्ष पर इतनी दूरी कवर कर ली, तो जिसको मैंने बाय मान लिया। कोई दिक्कत इसमें? फिर लिखेंगे एक्स अक्ष पर कण का वेग, नीचे लिख दे रहा हूं, चलो ऊपर लिखूंगा, दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, जी वैल्यू आप ध्यान रखना, अभी मेरे को जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष पर कण का वेग, वेग क्या हो जाएगा, यू एक्स बराबर यू कोस थीटा, ये लिखा हुआ है। बाय अक्ष पर कण का वेग, कण का वेग क्या हो जाएगा, यू बाय बराबर यू साइन थीटा। ठीक है, एक चीज और लिखेंगे आप, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है, क्षैतिज में कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण जब वस्तु क्षैतिज में गति करती है तो गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता है। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर में गति करती है तो उस पर त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है, क्षैतिज में नहीं, क्षैतिज में नहीं। ठीक है, इसलिए ए एक्स बराबर क्या होगा, 0 और ए वाई बराबर जी, यानी त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्षैतिज में कार्य नहीं करता है, तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0, और इधर लिख देना ए वाई बराबर जी। वस्तु को नीचे से ऊपर के लिए फेंका है तो जी की जगह क्या आएगा, माइनस के जी। ये ध्यान रखना, जब वस्तु को नीचे से ऊपर को फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण को माइनस का लेते हैं, और जब ऊपर से नीचे आती है तो गुरुत्वीय त्वरण प्लस का होता है। ठीक है, तो चित्र में जे भी आप शो कर देना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, वस्तु ने एक्स डायरेक्शन में भी दूरी तय की है और वाई डायरेक्शन में भी तय की है, तो एक्स डायरेक्शन में भी गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे और वाई डायरेक्शन में भी गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। ठीक है, देखिए चित्र आप जी कंप्लीट रखना वैसे ही, जी वाई जी ए वाई बराबर यू वाई बराबर यू साइन थीटा और ए वाई बराबर माइनस के जी। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज दिशा में गति का समीकरण लगा, क्षैतिज दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से क्षैतिज डायरेक्शन मतलब एक्स दिशा में। अब देखिए गति का द्वितीय समीकरण जो होता है उसको हम एक्स दिशा में लागू करेंगे। होता तो देखिए ये होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस डायरेक्शन में लागू करेंगे। तो देखिए ये एस का विस्थापन कैसे निकालते हैं, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति हटा, वो भी एक्स डायरेक्शन की। तो देखिए अंतिम स्थिति थी एक्स टी और प्रारंभिक स्थिति थी एक्स डायरेक्शन की x0। प्रारंभ में कण की स्थिति ली थी और जे टी समय बाद कण की स्थिति ली, तो जे तो हो गया विस्थापन बराबर u की जगह क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए की जगह ए एक्स टी वर्ग। ठीक है, टी क्या है, इसमें समय है, समय अदिश राशि है तो इसमें x नहीं लगाएंगे क्योंकि समय की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, वेग और त्वरण की दिशा होती है, इसलिए मैंने ये लगा दिया है। ठीक है, वैल्यू रखें, देखिए एक्स टी की वैल्यू आई थी x माइनस x0 की 0 बराबर यू एक्स की वैल्यू है यू कोस थीटा और t जैसे का जैसा प्लस
ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो लिख दीजिएगा 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर। नई लाइन से क्या आ जाएगा, x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ से मैं t का मान निकाल दूँ तो t बराबर क्या आ जाएगा, x/u कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये तो हमने गति का द्वितीय समीकरण x दिशा में लगा दिया। अब वस्तु ने y दिशा में भी कुछ दूरी तय की है। देखिए x दिशा में तो इतनी दूरी उसने तय की, लेकिन y दिशा में भी तय की है, तो गति का द्वितीय समीकरण हम y दिशा में भी लगाएंगे। तो इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, वही उसी फॉर्मूले से, तो जो हो जाएगा बाई टी माइनस के बाई 0, जे इसका प्रारंभिक विस्थापन हो जे अंतिम विस्थापन, बराबर u बाई टी प्लस 1/2 a बाय टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, बाई टी की वैल्यू कितनी आई थी, बाय माइनस बाई 0 की 0 बराबर u बाई की वैल्यू u साइन थीटा, जी लिखिए, इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह माइनस के जी और टी स्क्वायर, तो बाय बराबर कितना आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। टी का मान रख दो इसमें, टी का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय बराबर u साइन थीटा, टी का मान कितना था, x/u कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1/2 जैसे का जैसा, जी जैसे का, टी का मान x/u कॉस थीटा, इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा और साइन कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो बाय बराबर जो तो हो गया tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी, अलग अलग स्क्वायर कर दें तो x² कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना। देखिए y बराबर tan थीटा जैसे का जैसा, x भी जैसे का जैसा, माइनस, देखिए जो g/2 है तो इसको अलग कर दो नियतांक जो है, तो देखिए g/2u² कॉस स्क्वायर थीटा और x² को अलग लिख दिया, जी को ऐसे लिख, g/2u² कॉस स्क्वायर थीटा और x² को अलग रख दिया। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 परवलय का समीकरण है। समीकरण 2 परवलय के स्वरूप का समीकरण है, इसलिए प्रक्षेपित कण का मार्ग परवलयाकार होता है। इसलिए प्रक्षेपित कण का मार्ग परवलयाकार होता है। कण का मार्ग परवलयाकार होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है।